आज ये प्रदेश स्तरीय प्राकृतिक खेती की कार्यशाला, जिसमें हमारे बीच में हमारे महामहिम राज्यपाल आदरणीय हरिभाऊ बागड़े जी का मैं तहे दिल से यहां पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और साथ ही हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात से जो हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय, जिन्होंने हिमाचल और गुजरात के अंदर प्राकृतिक खेती के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया, ऐसे हमारे महामहिम विराजमान है। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, जिनका आप और हम सब अच्छे से जानते हैं, और साथ ही राजस्थान के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर एक क्रांति लाने के लिए, राजस्थान के विकास का संकल्प लिया हो, किसानों के जीवन में परिवर्तन करने का मन में एक सपना सजोया हो, ऐसे हमारे ऊर्जावान राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा, और साथ ही राजस्थान के संगठन की कमान जिन्होंने संभाली है, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को नीचे तक ले जाकर और जिस तरह से एक मूर्त रूप देकर कार्यकर्ताओं को घड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़, और साथ ही हमारे भारत सरकार में कृषि राज्य मंत्री मेरे बड़े भाई, जिनका मुझे हमेशा मार्गदर्शन मिलता है, हमारे किसान मोर्चे के निवर्तमान अध्यक्ष भी रहे, ऐसे आदरणीय भागीरथ जी चौधरी, और साथ ही विधानसभा में मेरे साथी रहे और अभी राजस्थान के अंदर उप मुख्यमंत्री के रूप में हम सबको मार्गदर्शित करते हैं, ऐसे आदरणीय प्रेम जी बेरवा, और सामने विराजमान हमारे सभी राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, उपस्थित सभी सांसदगण, उपस्थित सभी विधायकगण, और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता बंधुओं, और उपस्थित सभी किसान भाइयों और मातृशक्ति और सभी मीडिया के बंधुओं, आज मुझे बहुत ही खुशी है कि आज ये कार्यशाला जिस प्रकार से रखी गई है, जिस कार्यशाला के अंदर पूरे राजस्थान भर से, प्रत्येक कोने कोने से कृषि के अंदर प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक संकल्प लेने के यहां पर आए हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आने वाले समय के अंदर हम प्रकृति की ओर लौटें और प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस देश के अंदर किसानों के जीवन में परिवर्तन करें। क्योंकि वर्तमान में हम जिस प्रकार से देखते हैं, प्राकृतिक खेती और जिस तरह से खेती करते हैं और एक पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी डालकर खेती की जाती है। आज प्राकृतिक यूरिया और डीएपी डाल के हमने इस धरती माता को जिस तरह से बंजर किया, अभी नाट्य रूपांतरण के माध्यम से आपने सुना और देखा किस तरह से अपने बेटों से पुकार पुकार कर मां कह रही है, और वो कह रही है कि हमें आने वाले समय के अंदर अपनी पीढ़ी को बचाना है तो हमें वापस प्रकृति की ओर लौटना होगा। आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इस समय अगर हॉस्पिटलों में देखें या हम कहीं पर जाते हैं तो हर तीसरी, चौथी, पांचवी अगर कोई मौत होती है तो कैंसर की वजह से होती है। कितना पेस्टिसाइड डाला जाता है, अंधाधुंध डाला जाता है। आज हॉस्पिटलों के अंदर संख्या बढ़ रही है, तो उस संख्या को कम करने का एकमात्र जरिया है
और वो है प्राकृतिक खेती। और प्राकृतिक खेती से कई फायदे भी हैं। प्राकृतिक खेती से हमारे किसान की लागत में कमी आती है और उसके साथ ही किसान को अधिक फायदा मिलता है। और इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी जिस प्रकार से किसानों के जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, जीवन के कल्याण के काम कर रहे हैं, मुझे निश्चित रूप से कहना है कि भजन लाल जी, जब मैं किसान मोर्चे की मुझे जिम्मेवारी दी और मैं मुख्यमंत्री जी जब मिलने गया, मुझे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से आश्वासन दिया और उन्होंने मुझे एक तरह से छोटे भाई के ऊपर पीठ थपथपाते हुए कहा कि ये जो जिम्मेवारी तुम्हें मिली है, इस जिम्मेवारी को नीचे जाकर जीवन में, किसानों के जीवन में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, जो भी योजनाएं होगी निश्चित रूप से किसानों की जो समस्या है उनका समाधान करना, और उसके साथ ही अगर कोई भी कहीं पर भी समस्या होती है तो आप तुरंत मुझे बताइए, मैं किसानों के जीवन में तुरंत उसके जो भी समस्या होगी उसका समाधान करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक खेती को हमें बढ़ावा देना है और उसके लिए आप कार्यशाला करिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पखवाड़ा चल रहा है 12 साल होने के बाद, उसके अंदर प्राकृतिक खेती की कार्यशाला जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर की जा रही है, ये राजस्थान के अंदर में आदरणीय महामहिम जी आपसे बताना चाहूंगा कि ये प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आज रखी गई है। और आज हम संकल्प लेते हैं किसान मोर्चा के कार्यकर्ता कि आने वाले समय में प्रत्येक जिले के अंदर कार्यशाला करेंगे और उसके बाद में सभी विधानसभा स्तर पर और उसके बाद में नीचे गांव स्तर पर हम इस कार्यशाला को करने का काम करेंगे और किसानों को उसके बाद में एक मॉडल गांव के रूप में खड़ा करने का भी हम काम करेंगे कि हर विधानसभा के अंदर एक मॉडल गांव हो जिसको देखकर दूसरे किसान भी जागृत हो। और मैं आप सभी यहां पर आए हुए किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि एक समय था जब हम कहते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, लास्ट में नौकरी। इस कांग्रेस की सरकार ने आज देख लीजिए 60 साल शासन किया, लेकिन उत्तम खेती आज तीसरे नंबर पर चली गई और जो नौकरी नीचे थी वो पहले नंबर पे चली गई। इसलिए आने वाले वक्त के अंदर हम वैल्यू एडिशन करके किसानों को किस प्रकार से हम फसल को वैल्यू एडिशन करें, हम किसानों का गांव के अंदर एक इस प्रकार से आत्मनिर्भर गांव बनाने का संकल्प भी किसान मोर्चा ने लिया है कि फसल के लिए वहां पर गांव के अंदर वहां पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, किसान एफपीओ के माध्यम से ग्रुप बनाकर किस प्रकार से किसान के जीवन में परिवर्तन करे, इस दृष्टि से भी हम आने वाले समय में गांव गांव जाकर काम करेंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि वो वक्त भी आएगा एक दिन जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आज नौकरी एक नंबर पर गई है। जिस प्रकार से एक दिन आएगा खेती के अंदर कई प्रकार के लाभ है। मैं आपसे बताता हूं ऐसी ऐसी फसलें हैं जिन फसलों के अंदर व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर किसान अपनी खेती के अंदर जिस तरह से परिवर्तन करके हॉर्टिकल्चर हो या हाई वैल्यू क्रॉप को बोकर किस प्रकार से कर सके, उनको करते हुए एक दिन आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भजन लाल जी का सपना है कि जो आज नौकरी के लिए दुनिया के अंदर युवा भाग रहे हैं, एक दिन आएगा जिस दिन कलेक्टर का बेटा कहेगा कि मैं कलेक्टरी नहीं करूंगा, मैं खेती करूंगा। वो दिन निश्चित रूप से हम सबको मिलकर लाना है। इसलिए आप सभी कार्यकर्ता यहां पर आए हुए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आज इस समय इतना बड़े हमारे जो दो राज्यपाल गुजरात के और यहाँ के राज्यपाल महोदय और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में पधारे, और इतनी बड़े संख्या के अंदर आए हुए सभी किसान भाइयों का यहाँ पर जिस तरह से आप आए हैं, मैं निश्चित रूप से हमारे अतिथियों का तहे दिल से किसान मोर्चे के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा और बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं पुनः कि आचार्य देवव्रत जी का जो व्रत हो और जो हमारे मुख्य वक्ता जितने बोलने वाले हैं, सबका आप सभी को डायरी मैंने दी है। उस डायरी के अंदर एक एक शब्द आप लिखना, आपके ये आने वाले समय में गांव में काम आने वाले हैं। इसलिए मैं आप सभी का, आप सबको बहुत कम समय की 4-5 दिन की सूचना के अंदर
आप राजस्थान के कोने कोने से मेरे किसान भाई बहन पधारे, उसके लिए मैं उनका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ ही सभी मीडिया के बंधुओं का भी मैं विशेष बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। हमारे बीच में हमारे सहज सरल संगठन शिल्पी, संगठन सूत्रों को क्रियान्वयन कर संगठन सशक्त और सक्रिय संगठन बनाने में संलग्न आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष मदन जी राठौड़ निरंतर प्रयत्नशील हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मदन जी राठौड़। कैसे करें? आज हमारे बीच में हमारे राजस्थान के महामहिम राज्यपाल आदरणीय हरिभाऊ वागड़े जी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल आदरणीय देवव्रत जी आचार्य जी और राजस्थान के विकास पुरुष आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे केंद्र में कृषि राज्य मंत्री आदरणीय भागीरथ जी चौधरी साहब और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब और किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब, मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, सांसद महोदय, विधायक महोदय और पार्टी के पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, नागरिक भाइयों बहनों, वैसे मैं महामहिम देवव्रत जी को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ किसान मोर्चे के अध्यक्ष बनने की बहुत होड़ मची रहती है। पहले हमारे कैलाश जी चौधरी साहब थे किसान मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष, तो इनका प्रमोशन हुआ, सीधा केंद्र में कृषि राज्य मंत्री बन गए। और अभी उससे पहले आदरणीय भागीरथ जी चौधरी साहब थे किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और वो भी केंद्र में कृषि राज्य मंत्री बन गए। और इनसे पहले सांवरलाल जी जाट, वो भी किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे और केंद्र में मंत्री बन गए। तो हमारे कैलाश जी की भी नजरें बहुत ऊंची है, तो ये भी नजर गड़ाए बैठे हैं। तो जैसा मुझे लगता है कि पूत के पैर पालने में दिखते हैं, अच्छी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से, और जो ये इच्छाएं रखते हैं उन पर ये आगे भी बढ़ जाएंगे। आपने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी जो आपने एक प्रदर्शन किया और उसी में सबको बहुत कुछ सीखने को मिल गया कि किस प्रकार से हम अपनी मातृभूमि के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार उसकी उर्वरक क्षमता को और जीवित रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। इसके लिए हमको उसी जो आपने एक प्रदर्शन किया उसी में सब संदेश मिल जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। आप में से हम सब जानते हैं कि पंजाब से एक ट्रेन दिल्ली जाती है, पंजाब मेल, उसका नाम ही लोगों ने कैंसर ट्रेन रख दिया है, क्योंकि उसी ट्रेन में कैंसर के मरीज अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। तो लोगों ने उसका नाम बदल करके पंजाब मेल की जगह कैंसर एक्सप्रेस, कैंसर ट्रेन ये रख दिया। बहुत चिंता होती है। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक खेती किस प्रकार से होती थी। यदि अपने दादा से, नाना से पूछोगे, दादी से, नानी से पूछोगे तो वो आपको बता देगी कि प्राकृतिक खेती किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से हम बीज का संरक्षण करते थे, किस प्रकार से उसको गौमूत्र, गौ के और गोबर में और मिट्टी, उसमें गुड़, आटा डाल करके अपने बीजों को संरक्षित रखते थे और किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड उसमें उपयोग में नहीं लेते थे। इस प्रकार की खेती होती थी।
तो उससे कभी बीमारियां नहीं होती थी। और उस समय हम कैंसर जैसी बीमारी किसी बड़े आदमी में देखा करते थे, आम लोगों में इस प्रकार की बीमारी नहीं थी। लेकिन जब से ये हमने पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना शुरू किया, जिस प्रकार से हमने और कैसे हमारा उत्पादन इस प्रकार का हो जाए, आकर्षक बन जाए, और उसके लिए हमने पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का उपयोग करना शुरू किया, उससे व्याधियां पैदा हुई, बीमारियां बढ़ने लग गई, हम सबके सामने समस्या खड़ी हो गई। आप और हम सब किसी सामूहिक समारोह में जाते हैं तो समारोह का आयोजन करता तो पैसा खर्च करता है, वो तो मार्केट से और सामान लेता है, अनाज भी लेता है, और जो मसाला चाहिए वो भी वहीं से खरीदता है, पैसा तो पूरा लगाता है। लेकिन जो कुछ भी हम सबको खाने को मिलता है उसमें पेस्टिसाइड्स मिला हुआ वो अनाज और वही सामग्री, वही आपका मसाला, वो हमको खाना पड़ता है। ये मजबूरी बस खाना पड़ता है, क्योंकि जो आयोजक है उसको तो पता नहीं, वो तो पैसा खर्च कर सकता है, लेकिन सामान तो मार्केट से ही लाना पड़ता है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आप सबको पता होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मृदा परीक्षण का, और वो भी शुरुआत की वो हमारे राजस्थान से की, और दुनिया को बताया कि किस प्रकार से हमारी मृदा का परीक्षण करना चाहिए, किस प्रकार उसमें उर्वरक क्षमता बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार की फसल बोना चाहिए। कृषि विज्ञान विशेषज्ञ उस मृदा की जांच करके प्रमाण पत्र देते हैं, तब जाकर के हम हमारे किसान को हम समृद्ध कर सकते हैं और अच्छी और उपज हम आम नागरिक को पहुंचा सकते हैं। मैं यही निवेदन करूंगा, आज दोनों महामहिम विराजमान है, हमारे मुख्यमंत्री जी विराजमान है, केंद्र के मंत्री जी भी विराजमान है, और हम सब मिलकर के उस किसान की उपज को जो प्राकृतिक खेती करे उसको उचित मूल्य मिल सके, उसको कम उपज में भी अधिक आमदनी उसको प्राप्त हो सके, इस दिशा में हम बढ़ चढ़ करके काम करेंगे। हमारा देश का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे हैं, और इसका बजट भी अतिरिक्त दिया है। 2500 करोड़ तो केवल प्राकृतिक खेती के लिए दिया है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए मैं तो आह्वान करना चाहूंगा कि आप सब ने भी जो कुछ भी प्राप्त किया, ये जानकारी हम अपने किसान भाइयों को भी दें, प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित करें, जिससे कि हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। अनजाने में किसी को जहर खिलाने का प्रयास नहीं करें, ऐसी कोशिश नहीं करें कि एक इंजेक्शन लगाया और एक वो आल, जिसको आल बोलते हैं, बहुत लंबी हो जाती है। कोई फल बहुत बड़ा बड़ा आकर्षक दिखता है, लेकिन वो जैविक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। मैं एक बात और एक शब्द कह के निवेदन करूंगा कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में भी अंतर है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये जो आप पेस्टिसाइड उपयोग करते हैं, ये तो निश्चित रूप से जहर के रूप में माना जाएगा। इसका उपयोग रोकें, हमारी भूमि की उर्वरक क्षमता बनाए रखें, यही निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब हम सभी प्राकृतिक खेती के महत्व, प्राकृतिक खेती के कौन कौन से साधन हो सकते हैं, और भारत का जो विश्व संचार पूर्व काल में रहा है, उन सभी विषयों को सुनने के लिए गुजरात के महामहिम राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और हम सभी को संबोधित करें। आचार्य देवव्रत जी। सब भाइयों को मेरा नमस्ते। प्राकृतिक खेती के इस प्रांतीय स्तरीय कार्यक्रम में हमारे बीच में राजस्थान के बहुत ही सम्मानित राज्यपाल माननीय श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय चौधरी भागीरथ जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा राजस्थान माननीय श्री मदन राठौड़ जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेशाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा राजस्थान आदरणीय कैलाश चौधरी जी, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और सभी अन्नदाता, किसान भाइयों और बहनों और पत्रकार मित्रों, सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी और माननीय श्री कैलाश चौधरी जी का विशेष धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने पूरे प्रदेश के प्रगतिशील किसान और भाई बहनों का इस भीषण गर्मी में, जिसमें आप स्टीम बाथ ले रहे हैं, इसकी चिंता न करें। आप तो किसान हैं, धरती माँ की छाती को चीरकर अन्न पैदा करते हैं, लोगों का पेट भरते हैं। इस देश में जिन्होंने इतनी गर्मी में, और आपने भी भाई कमाल किया, भी उठियो मत ना, आज तपस्या करो, भी मुख्यमंत्री जी ने भी बोलना है। आप सबसे मेरा निवेदन है, ये देखी दिखाई बात नहीं है। धरती पे जो मैंने किया और लाखों लोग जो कर रहे हैं, उसका लाभ हमारे राजस्थान के बहादुर किसानों को मिलना चाहिए। ये तो वीर भूमि है, आपका संदेश देश में फैलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं कैलाश चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन के महामंत्री संगठन अजय कुमार जी मंच पर आए हैं, उनको दुपट्टा और साफा पहनाकर अभिनंदन करें। श्रीमान कैलाश जी चौधरी, हमारे राजस्थान में अभी आप उत्तराखंड के संगठन मंत्री थे, अभी आप राजस्थान में संगठन महामंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। मैं अब कार्यशाला के अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं भारत के सबसे बड़े राज्य और राजस्थान के भागीरथ स्वरूप, हम सबके लोकप्रिय, लोक लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा को कि वे आएं और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय भजनलाल जी। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जवान, जय जवान, जय जवान। आज के इस प्राकृतिक खेती कार्यशाला के अवसर पर मंच पर विराजमान राजस्थान के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी, कार्यक्रम में जिनको आपने अभी सुना, जिनका खेती में अनुभव, उनके विचार और किसानों के लिए लगातार अपनी सभी जगह जो बात रखते हैं, ऐसे हमारे गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्रीमान भागीरथ चौधरी जी, हमारी पार्टी के मुखिया प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान श्री प्रेमचंद बैरवा जी,
संगठन महामंत्री भाजपा राजस्थान श्री अजय कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा श्री कैलाश चौधरी जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथीगण, सांसदगण, विधायकगण, पदाधिकारीगण, सम्मानित कार्यकर्ता, मेरे किसान भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस कार्यशाला में आने के लिए आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कैलाश चौधरी जी को कि उन्होंने ये प्राकृतिक खेती की कार्यशाला रखी है और इसमें आपने अभी हमारे गुजरात के राज्यपाल माननीय आचार्य देवव्रत जी का प्राकृतिक खेती का जो फायदा है वो आपको बताया। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती की यह कार्यशाला से हमें क्या सीखना है। आपने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि कैलाश जी ने भी कहा और माननीय राज्यपाल जी ने भी कहा, पहली कहावत एक हमारे बुजुर्गों की कहावत है, ये कोई आपने भी नहीं बनाई, मैंने भी नहीं बनाई, कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, तृतीया चाकरी। ये बात हमेशा से चलती थी, लेकिन देश की आजादी के बाद कई तरह की ऐसी स्थितियां बदली और उन बदली हुई स्थितियों में हमने खेती का ध्यान नहीं रखते हुए हमने रासायनिक खाद का उपयोग प्रारंभ किया। मैं भी आपको बताना चाहता हूं, पहले जब हम गांव में खेती करते थे, देखते थे, तो गांव में जब यूरिया डालते थे, यूरिया से पहले एक खाद और आता था जिसको सीएन कहते थे, किसान के नाम से आता था। किसान खाद आता था, गोली वाला खाद आता था कि नहीं आता था? आता था ना, किसान खाद बोलते थे उसको। हम देखते थे उसको 5 किलो बीघा डालते थे, उसमें नाइट्रोजन यूरिया से कम रहता था, लेकिन उसमें 5 किलो बीघा डालते थे। यूरिया आ गया, हम यूरिया की खपत बढ़ाने लग गए। अब यूरिया की खपत बढ़ाने लग गए तो फिर डाई आ गया, तो पहले बीज बाद में डाई पहले, यही था ना। उन्होंने बताया डाई पहले डालोगे तो बीज पर भी असर करेगी, तो पहले एक जोत भी बढ़ गई उसमें। आप पहले वो डाई ओरनी पड़ती है और उसके बाद बीज बोना पड़ता है, यही है कि नहीं है? यही करना पड़ता है ना। शुरू में जब कम डालते थे तो 7 भी बो देते थे बीज के साथ में। जब 5 किलो 7 किलो डालते थे तो 1-1.5 किलो 2 किलो जो भी सरसों या गेहूं होता था, गेहूं में तो 25 किलो और 30 किलो बीघे में डलता है। सरसों 800 ग्राम और 1 किलो बीज डलता है सरसों का 1 बीघे में, तो हम उसके साथ में डाल देते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब हमारी डाई 5 किलो से लेकर के अब बीघे में पूरा 1 कट्टा आ गया। आया कि नहीं आया बताइए? अब तो 1 कट्टा 35 किलो 40 किलो डालते हैं। और यूरिया जब आता है तो पहले सरसों में तो पानी नहीं लगता था, एक बार बोते थे और फिर कटती थी, लेकिन पानी भी देने लग गए तो खाद नहीं देते थे। अब तो सरसों में भी खाद देते हैं। और गेहूं में पहले अगर पानी कम होता था तो 3 पानी में काम चल जाता था, लेकिन अब तो पूरे 4 पानी और 1 पिलाई होती है, 5 में निकलता है। अगर ज्यादा खाद दे दिया तो 5वां पानी यानी कि 6 पानी की मार और पड़ती है कि नहीं पड़ती है बताइए? मेरे मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम लगातार रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन एक बात कभी आपने सोची क्या कि हमारे पूर्वजों ने हमारी इस जमीन को सुरक्षित रखा। उन्होंने किसी भी प्रकार के दुख पाए, उन्होंने जीवन में दुख पाया, लेकिन अपनी खेती को खराब नहीं होने दिया, मिट्टी को खराब नहीं होने दिया। उन्होंने हमको आपको सुरक्षित जमीन दी थी, लेकिन आज हम हमारी पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे, कभी हमने मन में ये सोचा है? मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, क्योंकि पशुपालक और किसान का मेल है,
और पशुपालक और किसान जब साथ चलते हैं तो उसका उपयोग भी होता है। उपयोग ये होता है कि गोबर की खाद जो होती है हमारी, वो भी काम में आती है। कुछ हम बनाते भी हैं। अभी आपने ड्रम में कहा, लेकिन हम जमीन में गड्ढा खोद करके गोबर डाल करके उसमें बेसन डाल करके उसमें चीनी डाल करके उसका उपयोग हम करते थे कि नहीं करते थे? उस पर कुछ हरा हम नीम काट करके भी डाल देते थे, नीम की पेट छांट करके उस पर डाल देते थे, 4 दिन मिट्टी में उसको दबा देते थे, उसके बाद उसको निकालते थे, उसमें पानी मिट्टी में सोख लेती थी और वो रह जाता था, उसको हम खेतों में डालते थे। हम हरी खाद का भी उपयोग करते थे। जब जुलाई के महीने में बारिश होती थी आषाढ़ में, तो हम ग्वार ढेंचा उसमें बोते थे, और जब 2-2.5 फुट का 3 फुट का हो जाता था तो हैरों से या हर से उसको जोत देते थे, तो हमारी हरी खाद उसकी बन जाती थी। मित्रों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और माननीय गवर्नर साहब ने जो कहा है उनकी बात का मैं समर्थन करूंगा। कई लोग हमारे यहां से भी आए हैं, क्योंकि आज से 16-17 साल पहले मैंने एक खेत कुछ रखा है, जैसे गवर्नर साहब ने कहा। वो खेती, उसमें मैंने खाद उपयोग नहीं किया। खाने के लिए गेहूं और सरसों उसमें पैदा होती है, 4 बीघे खेत है। लेकिन जब शुरू में 2 साल किया तो उससे पैदा कम होती है, लेकिन आज उसको देख नहीं सकते, उसमें कोई खाद और डाई नहीं डलती है। जितना पड़ोस के में होता है खाद और डाई से, उतना ही उसमें पैदा होता है। ये हमारा भ्रम है। हाँ, आपको दिक्कत आएगी, 1-2 साल दिक्कत आएगी, लेकिन दिक्कत तो आपको फिर भी आ रही है। फिर भी ये आ रही है कि पहले आप 5 किलो से स्टार्ट हुए और आप 50 किलो पे आ गए। अब आप मेरे को बता दो, आप कितना जाना चाहते हैं, कितना डालना चाहते हैं? उसका कोई एंड है क्या? 5 किलो से 50 किलो पर आ गए तो आगे कोई एंड है क्या उसका? और खेती भी लागत की होती जा रही है, पानी भी ज्यादा मांग रही है, बरसा के अंदर पानी भी नहीं पीती है, मिट्टी कठोर हो गई है। मेरे भाइयों बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं, हमें खेती को समझना होगा। मैं आजकल ग्राम चौपाल में जा रहा हूं, आप मेरे वहां किसानों के सीधे अनुभव आप सुन रहे होंगे। मैं सीकर में गया था, हरिराम जी बैठे हैं हमारे, रिडवा साहब किसान मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं। मैं सीकर में गया था, उस भाई ने मेरे ने कहा कि साहब 2 बीघे एक जगह खेती और 100 बीघा एक तरफ। उसने कहा कि 2 बीघे के अंदर मैंने 5 लाख के खीरा उत्पादन किया है। मैं प्रतापगढ़ में गया, उसने कहा कि 2 साल में 11 लाख का मैंने पैदा उठाई है, उसमें मैं सिर्फ 2 बीघे खेती करता हूं। मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं, हमने अभी जब हमारा अभियान चला था तो उसमें भी कहा था कि पंचायत में एक ना एक हमारी ऑर्गेनिक खेती का कोई ना कोई फार्म होना चाहिए, जिसे एक किसान करेगा तो दूसरे किसान को आदत में आएगा, जिससे कि हम अच्छी खेती करें और बिना खाद और डाई के खेती करें। मित्रों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, जब से हमारी सरकार आई हमने लगातार किसानों के लिए काम किया। सबसे पहले जब हमारी सरकार आई तो हमने एक बैठ करके विचार बनाया कि राजस्थान को सबसे पहले क्या आवश्यकता है, हमारी सरकार को क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा सबसे पहले राजस्थान को आवश्यकता किस बात की थी? किस बात की थी आवश्यकता? किस बात की? पानी की। तो आपने देखा मेरे भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूरे राजस्थान की हर जिले की पानी की योजना बनाई थी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जितनी भी योजना बनाई थी आज उन सभी पर काम चल रहा है। चाहे हमारी ERCP राम जल सेतु योजना हो, जो 17 जिलों की योजना है, हमारी यमुना का पानी शेखावाटी के हमारे सीकर, चूरू, झुंझुनू में आए तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं, इसकी लगातार उसके लिए काम किया है। हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर के हमारे भाई बैठे हैं, 100 साल पहले महाराजा गंगा सिंह जी ने उस नहर को बनाया, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं हुई, पानी की कैपेसिटी घट गई, तो उसके लिए भी हमने पहली बार 5,000 करोड़ रुपए दे करके उसको भी काम हमने आगे बढ़ाया, जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, नागौर, जोधपुर के लिए पानी पीने को भी मिले और हमारे किसान को भी पानी मिले। उसके अलावा हमारी एक स्कीम थी देवास स्कीम, उदयपुर की देवास स्कीम से आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हमारे इधर हिंद महासागर की तरफ आ जाता। हमने कहा कि यह पानी हमारा
खराब जाता है तो उसमें हम टनल बना करके एनीकट बना करके उस पानी को भी हम इधर लेकर के आए हैं, जिससे कि हमारे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद उसके लिए हमारा पानी मिल सके। हम ब्राह्मणी नदी के द्वारा जो हमारा पानी चंबल का बह जाता था, वह हमने ब्राह्मणी का पानी हमारा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से हमारा बीसलपुर में आए, जिससे कि हमारे ब्यावर, नागौर और हमारे अजमेर, रामगढ़, अलवर के लिए पानी उसका जाए, तो उसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। सोम कमलाम से हमारा पानी, सोम कमलाम के माध्यम से पानी हमारा जमाई बांध में जाए, हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं, जिससे वो पानी अगर सोम कमलाम से जमाई बांध में जाएगा तो हमारा पाली, जाल और सिरोही का काम होगा, हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। माई डैम के माध्यम से बांसवाड़ा, डूंगरपुर की जो हमारी नहरें, आज तक आपने देखा 70 साल में किसी ने ध्यान नहीं दिया, उन नहरों को भी बनाने का काम हमारी सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। आपने ये भी देखा है, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, तो बिना किसी मांग के उन्होंने हमारे नर्मदा का पानी दिया था। जालौर के अंदर और बाड़मेर के अंदर हमने उनसे ये भी निवेदन किया कि हम रिजर्वायर बनाएंगे, उसका भी पानी मिले, तो उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों कि हमने पूरे राजस्थान का नक्शा बनाया और उस नक्शे में देखा कि हमारे किसान को पानी की आवश्यकता है। अगर मेरे किसान को पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा किसान खुशहाल होगा, हमारी सभी पैदा होंगी। अगर किसान की आज्ञा पैदा होगी तो किसान के जीवन में एक विश्वास भी पैदा होगा और आर्थिक रूप से हमारा किसान संपन्न होगा। मित्रों, दूसरी बात हमारी बिजली की थी, तो बिजली के लिए भी लगातार हमने काम किया है आपके लिए। हमने कहा था कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे और पूरी बिजली देंगे। हमने अभी 26 जिलों में बिजली दिन में देने का काम किसान के लिए प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में हम किसान को, सभी राजस्थान के किसान को दिन में बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे। आपने देखा पूर्व सरकार ने मां 3,900 मेगावाट बिजली पैदा की थी। हमने सवा दो साल के अंदर हमारी सरकार ने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की है, 12,000 मेगावाट। और आज हम बिजली के अंदर धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और अभी आपने देखा, जब जोर की गर्मी थी तो हमने बिजली बेचने का भी काम किया। हमारी सरकार ने दूसरे राज्यों को बिजली भी दी, यह हमने प्रारंभ कर दिया। जो राज्य हमेशा से 40 साल से बिजली खरीदने का काम कर रहा है, आज वो राज्य आत्मनिर्भर बन के बिजली देने वाला बन गया। ये आप किसानों के लिए है। लगातार हम देख रहे हैं कि आपने ये भी देखा है कि हमने किसानों के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी योजनाओं का लाभ किसान उठाएं। आपने देखा कि 53,000 करोड़ रुपए के हमने सहकारिता का लोन आपको दिया है। हम किसान सम्मान निधि आपके लिए दे रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना में हम आपको लाभ दे रहे हैं। ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें हम लाभ नहीं दे रहे हो। किसान और पशुपालन का मेल है, इसलिए हम आप जब डेयरी पर दूध देने जाते हैं तो 5 रुपए लीटर, उसमें भी हम किसान को 5 रुपए लीटर का अनुदान उसमें देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा किसान मजबूत हो। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप प्राकृतिक खेती के तरीके देखें। पंचगम, जीवामृत, बीजामृत, मिलचंग को अपनाकर मिट्टी दोनों को सेहत बनाएं। और प्राकृतिक खेती जब हम करेंगे, मिट्टी की उर्वरा शक्ति फिर से बढ़ाने का काम करेंगे, तो कृषि उत्पादकों पोषक तत्व मात्रा बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी मिट्टी उपजाऊ भी होगी। मैं एक बात और आपसे कहता हूं मित्रों, हम किसान हैं और किसान वो है जिसमें फल भी होते हैं। तो मैं आपसे ये भी कहूंगा कि हर किसान को 25-50 पेड़ फलदार भी लगाने